नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, डिमेंशिया। हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात होना जरूरी है। और इसे समझने के लिए हम एक फिल्म का सहारा ले रहे हैं, द फादर। बहुत ही प्रभावशाली फिल्म है। असाधारण फिल्म है, सही कहा। हमारे पास कुछ लेख भी हैं जो इस फिल्म का विश्लेषण करते हैं कि ये कैसे डिमेंशिया को दिखाती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये फिल्म कैसे काम करती है, कैसे वो कंफ्यूजन, वो एहसास दर्शक तक पहुंचाती है। हाँ, मतलब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वो अनुभव उस व्यक्ति के नजरिए से जो इससे गुजर रहा है। बिल्कुल, कि जब यादें धुंधली होने लगती हैं, हकीकत बदलने लगती है, तो दुनिया दिखती कैसी है। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है एंथनी से। एक बुजुर्ग आदमी है, लंदन में अपने फ्लैट में रहते हैं। अकेले। हाँ, अकेले। और उनकी बेटी एन उनसे मिलने आती है और वो थोड़ी परेशान है। क्योंकि एंथनी ने अपनी केयरगिवर को निकाल दिया है। हाँ, उस पे चोरी का इल्जाम लगाकर। और फिर एन एक और बात बताती है कि वो पेरिस जा रही है। हाँ, कि उसे कोई मिल गया है। और ये एंथनी के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि इसका मतलब है कि एन अब रोजाना देखभाल के लिए नहीं होगी। पर एंथनी वो मदद लेने से साफ मना कर देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब शुरू में ही दो मेन टेंशन पॉइंट आ जाते हैं। अच्छा। पहला तो एंथनी का वो इनकार, डिनायल, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, जो अक्सर होता है शायद। हाँ, शुरुआती स्टेज में काफी कॉमन है। और दूसरा है एन का अपना संघर्ष, कि वो अपनी जिंदगी जिए या पिता की देखभाल करे। बिल्कुल, अपनी इच्छाएं और पिता के प्रति जो जिम्मेदारी महसूस करती है उसके बीच का वो खिंचाव। ये हजारों परिवारों की सच्चाई है जो डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। सही कहा। और यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं, एंथनी के लिए भी और दर्शक के लिए भी। हाँ, बहुत तेजी से। अचानक लगता है फ्लैट बदल गया है। कभी एन का चेहरा किसी और औरत जैसा लगता है। हाँ, या घर में कोई अजनबी आदमी आ जाता है जैसे एंथनी पहचानते नहीं, वो कहता है मैं एन का पति हूँ। और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्या ये सच है, क्या एंथनी भूल रहे हैं। और यही यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। हाँ। ये कोई गलती नहीं है कहानी में। अच्छा। ये जानबूझकर किया गया है। फिल्म हमें बाहर से देखने वाले की तरह नहीं रखती, वो हमें सीधा एंथनी के दिमाग के अंदर ले जाती है। हम वही महसूस करते हैं जो वो महसूस कर रहे हैं। मतलब उस समय का आगे पीछे होना। हाँ, पहचान का कंफ्यूजन, जगह का बदलना, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी, यानी दुनिया वैसी नहीं जैसी है, बल्कि वैसी जैसी एंथनी के दिमाग में बन रही है। बिल्कुल। बातचीतें भी दोहराई जाती हैं लेकिन थोड़े थोड़े फर्क के साथ। इससे वो भ्रम और गहरा होता जाता है। ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है डिमेंशिया को दिखाने का। हम सिर्फ हमदर्दी नहीं रखते, हम एक तरह से उसे जी रहे होते हैं। सही। इसी बीच एन एक नई केयरगिवर रखती है, लॉरा। हाँ, लॉरा। एंथनी को वो पसंद आती है, शायद इसलिए कि वो उन्हें उनकी दूसरी बेटी लूसी की याद दिलाती है। लूसी का जिक्र बार बार आता है, एंथनी पूछते रहते हैं उसके बारे में। पर एन हमेशा टाल जाती है, कुछ बताती नहीं। लूसी की कहानी का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, लूसी की असल में मौत हो चुकी है, ये बाद में पता चलता है। ओह। लेकिन डिमेंशिया की वजह से एंथनी शायद ये याद नहीं रख पाते, या शायद वो सच्चाई की गंभीरता को समझ नहीं पाते, इसलिए वो पूछते रहते हैं। हाँ। और एन का सीधे जवाब ना देना वो उसका अपना दुख है, और शायद पिता को बार बार वो दर्द ना देने की कोशिश भी। ये दिखाता है कि याददाश्त खोना सिर्फ चीजें भूलना नहीं है, ये गहरे जख्मों, रिश्तों की समझ, इन सबको कैसे उलझा देता है। हाँ, ये तो है। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, ये कंफ्यूजन और बढ़ता है। और ज्यादा। एंथनी का फ्लैट कभी कुछ लगता है, कभी कुछ। कभी लगता है ये एन का घर है, कभी किसी नर्सिंग होम जैसा। बिल्कुल। और लोग भी बदलते रहते हैं। एन के पार्टनर के तौर पर कभी कोई और आदमी दिखता है। हाँ। और कभी कभी तो एन का चेहरा ही बदल जाता है, मतलब दूसरी एक्ट्रेस आ जाती है। सही कहा। और ये सब एंथनी के अंदर शक पैदा करता है। उन्हें लगता है लोग साजिश कर रहे हैं, कि उनका घर छीनना चाहते हैं। हाँ। यहाँ ये देखना जरूरी है कि फिल्म ये सब कैसे दिखाती है, सिर्फ बातों से नहीं। विजुअली। हाँ, विजुअली। सेट बदलता है, चीजें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं। ये एंथोनी का पागलपन नहीं है, ये उनके दिमागी स्थिति का चित्रण है। बिल्कुल। उनका दिमाग ही उनकी असलियत को लगातार बदल रहा है, और इससे पैदा होता है डर, असुरक्षा, और वो शक, पैरानोया। हाँ, कि सब मेरे खिलाफ हैं, मेरा कंट्रोल जा रहा है। एक सीन है जो मुझे बहुत असरदार लगा, जब एंथनी छुपकर एन और शायद उसके पार्टनर को बात करते सुनते हैं। हाँ, वो बहुत अहम सीन है। वो लोग कह रहे होते हैं कि अब एंथनी को संभालना मुश्किल हो गया है, वो बोझ बन गए हैं। ये सुनकर एंथनी को जाहिर है गुस्सा आता है,
दुख होता है वो कोशिश करते हैं साबित करने की कि वो ठीक है। हाँ, कि मैं अभी भी काबिल हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन वो कर नहीं पाते। उनकी याददाश्त, उनका कंफ्यूजन उन्हें धोखा दे देता है। ये सीन बहुत दुखद है। ये दिखाता है वो लड़ाई जो उनके अंदर चल रही है, अपनी आजादी बचाने की लड़ाई। हाँ, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान बचाने की वो हताश कोशिश दिल तोड़ देती है। और ये इस बात को भी दिखाता है कि हमारी पहचान हमारी यादों से, हमारी काबिलियत से कितनी जुड़ी है। सही। जैसे जैसे एंथनी की यादें, उनकी आजादी कम होती जाती है, उनका वो मैं वाला एहसास वो भी धुंधलाने लगता है। और फिर फिल्म में एक बड़ा खुलासा होता है, धीरे धीरे समझ आता है, या शायद अचानक नहीं पता चलता है कि एंथनी असल में अपने फ्लैट में है ही नहीं, वो एक नर्सिंग होम में रह रहे हैं। हाँ, वो घर जिसे वो अपना समझ रहे थे वो शायद नर्सिंग होम का कमरा था, या उनकी यादों का एक मिला जुला रूप। ये खुलासा तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डिमेंशिया किस हद तक आपकी पूरी दुनिया की समझ को बदल सकता है। जो दर्शक अब तक एंथनी के साथ कंफ्यूज हो रहा था, उसे भी यहाँ आकर थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। हाँ, और वो क्लैरिटी एंथनी की हालत को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। हमें समझ आता है कि एन ने शायद उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उनकी देखभाल के लिए एक मुश्किल फैसला लिया। सही। और वो लोग जिन्हें एंथनी अजनबी समझ रहे थे, वो शायद नर्सिंग होम के स्टाफ थे। फिल्म का अंत तो बहुत ही भावुक है। बहुत ज्यादा। एंथनी पूरी तरह टूट जाते हैं, एक बच्चे की तरह रोते हैं। हाँ, वो कहते हैं, मुझे लग रहा है जैसे मेरी सारी पत्तियां गिर रही हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरी पत्तियां झड़ गई हैं। बस शाखें बची हैं, हवा और बारिश। कितना काव्यात्मक और दर्दनाक है ये। और वो अपनी माँ को पुकारते हैं। ये डिमेंशिया के उस आखिरी स्टेज का चित्रण है जहां इंसान अपनी पहचान, अपनी यादें सब खो देता है। माँ को पुकारना ये क्या दिखाता है? ये शायद उस बचपन की सुरक्षा, उस आराम की तलाश है। जब सब कुछ हाथ से निकल रहा हो तो मन वहीं लौटता है जहां सबसे ज्यादा महफूज महसूस किया था। अच्छा। ये अक्सर एडवांस स्टेज में देखा जाता है। और वो नर्स जिसे वो शायद कभी एन समझ रहे थे, हाँ, वो उन्हें दिलासा देती है, माँ की तरह, बेटी की तरह। वो एक तरह से बिना शर्त देखभाल करुणा का प्रतीक बन जाती है। अंत बहुत दर्दनाक है, पर उसमें एक कोमलता भी है। बिल्कुल, एक मानवीय स्पर्श। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, द फादर और डिमेंशिया के बारे में हमने क्या खास बातें समझी? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये फिल्म हमें बाहर से नहीं, अंदर से दिखाती है। हाँ, दर्शक को मरीज के अनुभव में शामिल कर लेती है। आप सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं वो कन्फ्यूजन, वो डर, और कभी-कभी वो थोड़ी देर के लिए सब साफ हो जाने वाले पल भी। बिल्कुल। दूसरी अहम बात मेरे ख्याल से है देखभाल करने वालों का संघर्ष। एन का किरदार। हाँ, एन का किरदार बहुत ईमानदारी से दिखाता है वो कश्मकश, प्यार, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, थकान और अपनी जिंदगी जीने की इच्छा। लाखों लोगों की कहानी है ये। सही का, जो अपने की देखभाल कर रहे हैं, उसका दर्द बहुत असली लगता है। तीसरी बात जो मुझे बहुत गहराई से छू गई, वो है पहचान और याददाश्त का रिश्ता। बहुत गहरा रिश्ता है। फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि हम है कौन? क्या सिर्फ नाम और चेहरा, या हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते हमें बनाते हैं? और जब यादें जाने लगती हैं, तो जैसे इंसान का वजूद ही मिटने लगता है। एंथनी का धीरे धीरे खुद को खोते देखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और आखिर में एक और बात है, ये फिल्म सिर्फ डिमेंशिया पर नहीं है। अच्छा, ये उम्र बढ़ने, कमजोर होने, अपना कंट्रोल खोने, दूसरों पर निर्भर होने, हाँ, इन सब के डर को भी छूती है। ये डर शायद हम सब में कहीं ना कहीं होता है। हाँ, ये बात तो है। हम सभी इससे किसी न किसी लेवल पर जुड़ सकते हैं। ये हमें अपनी और दूसरों की नश्वरता की याद दिलाती है। वाकई, ये चर्चा ये सोचने पर मजबूर करती है कि असलियत कितनी पर्सनल और कितनी नाजुक चीज हो सकती है, खासकर जब हमारा अपना दिमाग ही उसे बदल रहा हो। द फादर डिमेंशिया की मुश्किल सच्चाई दिखाती है, पर साथ ही वो मानवीय जुड़ाव और करुणा की जरूरत पर भी जोर देती है। हाँ, खासकर अंत में नर्स के जरिए। और एक सवाल पीछे रह जाता है, बहुत गहरा सवाल, कि अगर हमारी पहचान, हमारा सेल्फ यादों पर टिका है, तो जब यादें लगभग चली जाती हैं, तब क्या बचता है? क्या वो इंसान तब भी वही होता है जिसे हम जानते थे? मुश्किल सवाल है। फिल्म जवाब नहीं देती, पर सवाल छोड़ जाती है। सही। ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, ये डिमेंशिया को समझने और महसूस करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, ये हमें ज्यादा संवेदनशील बनाती है उस स्थिति के प्रति जिसे समझना मुश्किल है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई अपना डिमेंशिया की वजह से हमें या अपनी दुनिया को पहचानना बंद कर दे,
तो उसकी देखभाल का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी करना, या फिर उनकी उस बदलती, उस कंफ्यूज दुनिया में भावनात्मक रूप से उनके साथ होना, उन्हें सहारा देना, ये भी उतना ही जरूरी है, भले ही वो उसे समझ ना पाए या जता ना पाए? सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचिएगा।